राधे राधे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था, उस सरफेस केमिस्ट्री में आपने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया था। उस एडजॉर्प्शन में आपने ये पढ़ा था कि ये जो आपके पास एडजॉर्बेंट है, इस एडजॉर्बेंट के ऊपर अगर मान लीजिए ये कोई गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल आकर बैठ जाएं, इनको आपने बोला था एडजॉर्बेट। तो ये एडजॉर्बेट है, ये एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेट आकर के अगर एडजॉर्बेंट के ऊपर बैठ जाए तो इसे आपने एडजॉर्प्शन कहा था। ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये बैठ गया, इसका अमाउंट मैं x लूं, x है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट जो बैठा है। ठीक है। तो एक तो ले रहा हूं मैं x, और या x है मास ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है। और फिर ले रहा हूं मैं m, फिर m क्या है, m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो दो चीज हो गई आपके पास, एक हो गया x मास ऑफ एडजॉर्बेट और एक हो गया m मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अगर मैं दोनों को x अपॉन m लिखूं तो ये x अपॉन m होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो अब अपन क्या करने जा रहे हैं भाई कि ये जो x अपॉन m है, इस x अपॉन m का प्रेशर के साथ अपन एक कर्व लेंगे। ठीक है। और वो कर्व होगा, फिर दोबारा सुन लें, x अपॉन m का इस प्रेशर के साथ कर्व लेंगे और वो लेंगे भाई, ध्यान दें किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर x अपॉन m और P के बीच अगर आप कर्व ले, ग्राफ खींचे, तो आप इसे बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है भाई। और ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये भी अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर x अपॉन m के बीच और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचेंगे अपन। ठीक है। तो अपन अब इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कैसा होगा। वो ग्राफ देखिए आप, x अपॉन m और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचा मैंने 195 केल्विन पर। फिर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, एक ग्राफ कंप्लीट हो गया, फिर टेम्परेचर चेंज किया मैंने, दूसरा कर्व लिया मैंने 244 पर और तीसरा कर्व लिया 273 पर। तो केवल एक कर्व ले लें आप, कोई सा भी। मैं कर्व ले रहा हूं ये, ठीक है, 195 केल्विन पर ये जो कर्व है, इस कर्व की अगर आप बात करें तो इस कर्व की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, जो कि 195 पे है। ठीक है। यहां पर तीन, एक x अपॉन m p की पावर 1, एक x अपॉन m p की पावर 0 और एक x अपॉन m p की पावर 1/n। तो ये तीन अपने पास कंडीशनें होंगी। पहली कंडीशन है ये वाली, लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर x अपॉन m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1 की। ये होगा हाई प्रेशर पर p की पावर 0 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और ये होगा इंटरमीडिएट प्रेशर पर 1/n के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास लो प्रेशर है, x अपॉन m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। ये हाई प्रेशर पे है
x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, यानी x अपॉन एम p की पावर 0 या फिर p पे डिपेंड नहीं करता। और ये इंटरमीडिएट प्रेशर है x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। अब ये x क्या है, m क्या है, p क्या है, n क्या है, ठीक है। तो x तो है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, जो गैस आके बैठेगी एडजॉर्ब होगी अधिशोषित होगी उसका मास है। m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसके ऊपर गैस आके बैठेगी उसका मास है। p यहां प्रेशर है और k और n दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो x अप, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं 195 है, 244 है, 273 है, तो ये जो x अपॉन m है ये x अपॉन m घटता जा रहा है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो x अपॉन m डिक्रीज होगा। देखो ये कर्व था, ये कर्व हो गया, फिर ये कर्व हो गया, तो x अपॉन m की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो ये तो टेम्परेचर की बात थी, अपन बात इसकी नहीं कर रहे, अपन तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं। 195 पर ग्राफ खींच रहे हैं और 195 पर कर्व ये आएगा, ठीक है। अब अगर अपन आगे चलें, ये जो इक्वेशन थी x अपॉन एम इक्वल के पी की पावर 1 अपॉन n, और ध्यान रखना n एक से ज्यादा होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, इसका ये जो x अपॉन एम और ये इसका लोग ले लेते हैं, ठीक है। और लोग लेने के बाद जो आपके पास इक्वेशन होगी वो इक्वेशन ये आएगी, इक्वेशन क्या थी, x अपॉन एम इक्वल के पी की पावर 1 अपॉन n। इसका अगर आप लोग लेंगे, लॉगरिथम लेंगे, तो यह आएगा लोग x अपॉन एम इक्वल लोग k प्लस 1 अपॉन n लोग p। ये इक्वेशन आएगी भाई, और ये जो इक्वेशन है वो है y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम लेकर के फिर अपन इसका कर्व लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ये आएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ठीक है, ये जो इक्वेशन है log x अपॉन m, ये इक्वेशन आपके पास होगी भाई y इक्वल एम एक्स प्लस सी, यानी आप ग्राफ खींचेंगे y के बीच और x के बीच, तो ये m आपका होगा स्लोप और ये c आपका होगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आप log x अपॉन m के बीच और इस log p के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये log k इंटरसेप्ट होगा और 1 अपॉन n स्लोप होगा। ये आप ग्राफ देखें, तो log x अपॉन m और log p के बीच आपने ग्राफ खींचा तो स्लोप 1 अपॉन n के इक्वल हो गया और इंटरसेप्ट log k के इक्वल हो गया, ठीक है। ये चीज अपन आगे पढ़ने वाले अब डिटेल से, ठीक है। तो आगे चलते अपन इसी चीज को पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल से आगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि मैं x अपॉन m का ग्राफ लूंगा p के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ध्यान देना, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक चीज और, अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था भाई, और इस सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया था, एडजॉर्प्शन के टाइप पढ़ लिए थे, और आज अपन पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में
राधे राधे, राधे राधे। अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था और सरफेस केमिस्ट्री में आज अपने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए आइसोथर्म का मीन्स होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे, वक्र बनाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और किस किस के बीच, एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच। यानी अपन ये देखेंगे कि प्रेशर में क्या चेंज करें कि एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या चेंजेस आएगा, अधिशोषण की मात्रा या एडजॉर्प्शन की मात्रा, कि एडजॉर्प्शन कितना होगा कितना नहीं होगा, कितना प्रेशर लगाएं। तो प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन में क्या चेंजेज होगा, फिर दोबारा सुने, प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन में क्या चेंजेज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसे आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। प्रेशर के साथ इसमें चेंजेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये होगा। ठीक है, और इसे बताने के लिए एक साइंटिस्ट है, फ्रेंडलिक। इस फ्रेंडलिक ने इस एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन और इस प्रेशर के बीच कर्व खींचा, इनके बीच रिलेशन बताया, जिसे फ्रेंडलिक आइसोथर्म बोलेंगे अपन। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन है ये होता है x अपॉन एम। अब x अपॉन एम में यहां x क्या है, x क्या है, मैं बोलूं मास ऑफ एडजॉर्बेट, m आपके पास है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और दोनों को एक साथ जब आपने लिख दिया तो ये हो गया एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे, इस x अपॉन एम के बीच और P के बीच अपन कर्व बनाने वाले हैं, x अपॉन एम के बीच और P के बीच, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपॉन x अपॉन एम और P के बीच ग्राफ बनाएंगे। P में क्या चेंजेस करें, कितना चेंजेस करें, कि x अपॉन एम कितना चेंज होगा, एडजॉर्प्शन कम होगा, ज़्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा जब आप प्रेशर चेंज करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई अब अपन पढ़ते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन देखिए भाई आगे अपन पढ़ रहे हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अपन ने ये देखा था कि अगर अपन x अपॉन एम का जो ग्राफ है वो P के साथ खींचे, ठीक है, यहाँ ये जो x है ये है मास ऑफ एडजॉर्बेट और ये m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और ये जो आपके पास हो गया x अपॉन एम, ये x अपॉन एम होगा एक्सटेंड ऑफ
एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो प्रेशर चेंज करो, x अपॉन एम में क्या चेंज होगा, और ये काम आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर करेंगे भाई। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ या कर्व अपन खींच रहे हैं x अपॉन एम के बीच और p के बीच। ग्राफ ये आता है। अब इसमें देखिए, इस कर्व में 3 चीजें होंगी। नंबर 1, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे क्या होगा भाई, यहां से लेकर यहां तक ये लो प्रेशर हो गया, फिर ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर, और ये हो गया हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे होगा कि x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको हटाएं, x अपॉन एम इक्वल के p की पावर 1, इक्वेशन 1। यहाँ ये k एक कांस्टेंट है, तो लो प्रेशर पर x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1 के। सेकंड, अगर अपन हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पर x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 0, x अपॉन एम इक्वल के p की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मीन्स 1, और ये हो जाएगा x अपॉन एम इक्वल के, मीन्स x अपॉन एम कांस्टेंट रहेगा। तो x अपॉन एम कांस्टेंट है, तो ये आपके पास हाई प्रेशर है, और यहाँ x अपॉन एम p की पावर 0 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मीन्स यहाँ ये है कि प्रेशर आप कितना ही बढ़ा दें x अपॉन एम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपके पास लो प्रेशर है, x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, और ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर। तो अब अपन लेते हैं थर्ड, इंटरमीडिएट प्रेशर। देखो, इंटरमीडिएट प्रेशर पर x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1 अपॉन n की, और ये जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इस n की जो वैल्यू है, ध्यान दें, यहाँ p की पावर 1, यहाँ p की पावर 0, यहाँ p की पावर होगी 0 और 1 के बीच, और वो पॉसिबल है जब n इज ग्रेटर देन 1। सिंबल को हटाएं तो x अपॉन एम इक्वल के p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, तो देखिए आपने ये इंटरमीडिएट प्रेशर हो गया कि x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। तो आपके पास जब ग्राफ खींचते हैं तो 3 आपके पास कंडीशन होंगी, एक लो प्रेशर, एक हाई प्रेशर, एक इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये आपके पास सपोज चारकोल है, ये गैस के पार्टिकल है, ये गैस के पार्टिकल जब इस पर आकर बैठ जाएंगे, आप प्रेशर बढ़ाओ, या कि इसके ऊपर बैठेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो पूरा जो सरफेस एरिया है वो कवर्ड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर पर पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा, उसके बाद में आप प्रेशर कितना ही बढ़ा लें, एडजॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हाई प्रेशर पर, ये हो गया लो प्रेशर पर, और ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर पर। तो लो प्रेशर पर x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, हाई प्रेशर पर x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, और इंटरमीडिएट प्रेशर पर p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, ये चल रहा अपना फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए, आइसोथर्म का मीन्स होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप एक कर्व ले रहे हैं x अपॉन एम और p के बीच। अपनी इक्वेशन ये आई थी कि x अपॉन एम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा p की पावर 1 अपॉन n के इंटरमीडिएट प्रेशर पर। फिर आपने क्या किया था
कि x अपॉन एम इक्वल के पी की पावर 1 अपॉन एन। ये इक्वेशन आ गई थी अपनी। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ लोग ले लूं मैं। तो इक्वेशन का अगर आप दोनों तरफ लोग लेते हैं तो इक्वेशन होगी लोग x अपॉन एम इक्वल लोग k प्लस लोग 1 अपॉन एन उतर के आ जाएगा, तो 1 अपॉन एन लोग p। ठीक है भाई, यहां जो आपके पास लोग a डॉट बी, लोग a प्लस लोग b, ठीक है। तो k डॉट p है, k डॉट p है तो लोग k प्लस लोग p, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो मान लीजिए लोग a की पावर b है तो पावर उतर के यहां आ जाएगा b लोग a। तो यहां अगर आप मान लीजिए p की पावर 1 अपॉन n का लोग लेते हैं तो 1 अपॉन n उतर के आएगा, ठीक है, 1 अपॉन n उतर के आ जाएगा। ये इक्वेशन होगी। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है कि लोग x अपॉन m इक्वल लोग k प्लस 1 अपॉन n लोग p। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अगर आप कंपैरिजन करें तो ये इक्वेशन y इक्वल mx प्लस सी टाइप एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में अगर इस y के बीच और इस x के बीच अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो वो ग्राफ क्या होगा भाई, ये m स्लोप को बताएगा, ये c इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखें इस इक्वेशन में आप यहां ग्राफ खींच रहे y और x के बीच, आप यहां ग्राफ खींचेंगे लोग x अपॉन m, ठीक है, और x का मीन्स लोग p, ठीक है। तो आप यहां पर ग्राफ खींचेंगे, ध्यान देना, लोग x अपॉन m के बीच और लोग p के बीच, बच गए दोनों चीजें। तो ये 1 अपॉन n स्लोप होगा और ये लोग k इंटरसेप्ट होगा। तो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच, लोग x अपॉन m के बीच और लोग p के बीच, ठीक है। तो जो कर्व है, ग्राफ है, वो इस प्रकार का आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो अपन ये मानते हैं कि जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन है वो सही है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मीन्स वैलिड है। अब यहां देखिए ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट होगा लोग k के बराबर, ठीक है। तो इंटरसेप्ट लोग k और जो स्लोप है वो होगा 1 अपॉन n। तो आपने ग्राफ जो बनाया है या कर्व जो खींचा है वो कर्व है लोग x अपॉन m के बीच और लोग p के बीच, तो लोग p के बीच, तो ये 1 अपॉन n तो हो जाएगा स्लोप और ये लोग की हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इससे ये पता चलता है कि ये जो आइसोथर्म है फ्रेंडलिक का, ये सही है, वैलिड है। अब अगर मान लीजिए अपन यहां बात करें एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, देखिए एक बार वापस देख लें कि फ्राइंडलिक की ने ये इक्वेशन दी थी इंटरमीडिएट प्रेशर पर।
अपन ने इसका log ले लिया था, log लेने पर ये इक्वेशन आई थी, और अपन इसका log इसलिए ले रहे हैं ताकि जो फ्राइडलिक एडजॉर्प्शन है उसकी वैलिडिटी चेक करें। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए अपने इसका log ले लिया, log लेने के बाद ग्राफ खींचा, ग्राफ जो आपने खींचा उसमें स्ट्रेट लाइन आई है जिससे उसकी वैलिडिटी पता चलती है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि देखो, अगर मान लीजिए ये गन्ने से चीनी बनाई जा रही है, ठीक है, और ये उस शर्करा का विलयन है। ये उस शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर इस प्रकार से ये कोई रेड कलर मिक्स है। तो आप इस रेड कलर को यहां से हटाना चाहते हैं, ठीक है। रेड कलर कहां से आया भाई, जब ये चीनी बनाई जा रही है तो इस समय वहां पर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, मामा खाने वाले, ठीक है। बहुत सारी जो गुटखा फुटका आती है, मामा है, मिराज है, जयंती है, ये सुपारियां हैं, ये खाने वाले। तो ये खाने वाले वाला हो सकता है थूक दिया हो इसमें, या किसी और रीजन से ये रेड कलर इसमें आ गया। ध्यान रखना, मैं ये जो बोल रहा हूं कि भाई ये मामा खाने वाले ये यहां थूक देंगे, ये जो मामा खाने वाले, गुटखा खाने वाले कहीं भी थूक सकते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी कोई सी भी जगह हो वहां थूक सकते हैं, बिल्कुल सुंदर जगह को बेकार कर सकते हैं। तो ये जो शुगर का सॉल्यूशन है, चीनी का जो सॉल्यूशन है, इसमें क्यों नहीं थूक सकते भाई? थूक दिया, सपोज रेड कलर हो गया। आप इस रेड कलर को हटाना चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका है कि आप इसमें चारकोल डाल दें। तो आपने इसमें चारकोल ऐड कर दिया, तो ये चारकोल क्या करेगा, इन सभी रंगीन जो अशुद्धियां हैं इनको एडजॉर्ब कर लेगा, और अब ये रंगीन अशुद्धियां हट जाएंगी, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड को आप क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो ये जो एडजॉर्बेंट सॉलिड है, इसने क्या किया, कलरफुल जो अशुद्धियां थी, इंप्योरिटीज थी, इन कलरफुल इंप्योरिटीज को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लिया भाई, अधिशोषित कर लिया, बैठ गई। तो ये कलरफुल अशुद्धियां इसके ऊपर बैठ गई। तो सॉल्यूशन में जो भी कलरफुल इंप्योरिटीज हैं उनको अगर आपको हटाना है तो आप उसमें चारकोल डाल दें, ठीक है। तो ये होगा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, और इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप वही चारकोल डाल दें, तो ये चारकोल क्या करेगा, एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां पर एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज हो जाएगी यदि आप इसमें चारकोल डाल दें। तो चारकोल भी क्या करता है, एसिडिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, अपने ऊपर बिठा लेता है, तो एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये आपके पास एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल और देता हूं, ये एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में से अगर आपने नीचे बिठा लिया किसको, MgOH के होल ट्वाइस, इसका प्रेसिपिटेशन कर लिया आपने, यानी नीचे बिठाया आपने किसको, MgOH के होल ट्वाइस का, ठीक है। और ये क्या आपने मैग्नेसोन
रिएजेंट की प्रेजेंस में, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपने डाल रखा है मैग्नेसोन रिएजेंट, और ये मैग्नेसोन रिएजेंट नीले कलर का आता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये MgOH का होल्ड ट्वाइस क्या करता है, उस ब्लू कलर को अपने ऊपर लेकर के फिर नीचे बैठ जाता है। तो ये जो MgOH के होल्ड ट्वाइस का कलर आया है ब्लू, वो किसके कारण आया है, मैग्नेसोन रिएजेंट के कारण। तो मैग्नेसोन को ये अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर नीचे बैठता है। तो आपके पास एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन का पहला एग्जांपल ये हो गया कि अगर आपको इस चीनी के सॉल्यूशन से कलरफुल इंप्योरिटीज को हटाना है तो आप चारकोल डाल दें। एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन घटानी है तो आप उसमें चारकोल डाल दें। अगर आपको MgOH का होल्ड ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन मैग्नेसोन रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाएं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं किसके, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। विलियन से अधिशोषण किसके एग्जांपल है, विलियन से अधिशोषण, नोट कर लेना, विलियन से अधिशोषण के एग्जांपल हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 एग्जांपल है। अब ये जो विलियन से अधिशोषण है या एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन है वो किस किस पे डिपेंड करता है उसकी बात करें। नंबर 1, टेम्परेचर पर। यहां पर अगर मान लीजिए ये जो कलरफुल अशुद्धियां हैं ये आके बैठ गई, आपने इसको गर्म किया तो गर्म करने पर ये वापस उड़ जाएंगी। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मान लीजिए यहां पर कलरफुल अशुद्धि जो इंप्योरिटी जो ज्यादा है, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जो विले आप डाल रहे हैं, विले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मीन्स होता है विले की सांद्रता, विले की सांद्रता। अगर मान लीजिए आप यहां पर ये कलरफुल इंप्योरिटी ज्यादा है, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये सोल्यूट ही है, तो एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। सरफेस एरिया, यहां पर जो मैंने चारकोल डाला है, इस चारकोल का सरफेस एरिया अगर ज्यादा हुआ तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा भाई। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अधिशोषक और अधिशोष्य की नेचर या उसकी प्रकृति, इस पे भी डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलियन प्रावस्था से जो अधिशोषण है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, टेम्परेचर पर, विले की सांद्रता पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया पर, और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट होता है अधिशोष्य, अधिशोषक। अब अपन क्या करते हैं भाई, या एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन वापस। इक्वेशन ये थी कि log x/m इक्वल log k + 1/n log p, ये थी फ्राइडलिक एडजॉर्प्शन कर्व इक्वेशन, या सिंपली अपन इसको ये भी बोल देंगे कि फ्राइडलिक समतापी समीकरण है ये। फ्राइडलिक समतापी समीकरण। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि यह है फ्राइडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन। ठीक है, फ्राइडलिक एडजॉर्प्शन इक्वेशन।
यहां पर ध्यान देना, पर प्रेशर ले रहे थे और यहां पर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, तो यहां P की जगह C हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, log x अपॉन m इक्वल 1 अपॉन n log C प्लस log K। log K, ठीक है। यहां अपन ने क्या किया बताइए, प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन C ले लिया है। अब वही इक्वेशन हो गई आपके पास, y इक्वल mx प्लस C। वही कर्व खींचे आप, कर्व बनाए, y का मीन्स log x अपॉन m। तो y अक्ष पर आप, y एक्सिस पर आप log x अपॉन m ले लें, ठीक है। x पर आप ले लें log C, ठीक है, कर्व वही आएगा। m या 1 अपॉन n किसको, तो स्लोप किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन n के, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, log k के, ठीक है। तो इस कर्व को ध्यान से देखिए, एक जैसा कर्व है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां log p था और यहां log c, यानी यहां पर आप प्रेशर बढ़ा रहे थे तो x अपॉन m बढ़ रहा था, या आप कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे सॉल्यूट की तो x अपॉन m इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपने दो चीजें पढ़ ली, एक पढ़ लिया फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, ठीक है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन या आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन की बजाय मैं लिखूं क्या, आइसोथर्मिक इक्वेशन, ठीक है भाई। तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म इक्वेशन ये थी और इसी को अपन ने वहां बनाया है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।